हम लोग आज साक्ष्य अधिनियम के प्रिजम्पशन संबंधी भाग की बात करेंगे। जब हमने पढ़ा था कि चीजों को आपको साबित करना, तो आप साक्ष्य पेश करते हैं, और जब आप किसी चीज को प्रूव करते हैं तो प्रिजम्पशन भी उसका एक भागीदार होता है। मतलब साक्ष्य आप जो पेश करते हैं, और कई बार न्यायालय चीजों का प्रिजम्पशन कर लेती है। तो आप जिस तथ्य को साबित करना चाह रहे हैं, उस तथ्य को साबित करने में प्रिजम्पशन या न्यायालय द्वारा की जाने वाली उपधारणाएं भी आपके भार को हल्का करती हैं किसी तथ्य को साबित करने में। तो 79 हम लोगों ने कल देखी थी, उसी के आगे आज देखेंगे। 79 पढ़ लिया था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में क्या क्या प्रिजम्पशन किया जाएगा। आज धारा 80 से लेके 90 तक के प्रावधान देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं धारा 80 क्या बात करती है। धारा 80 कुछ दस्तावेजों की बात करती है। उन दस्तावेजों को पहले जान लें और उनके संबंध में किन बिंदुओं पर प्रिजम्पशन की बात करती है। दो एस्पेक्ट में पढ़ें धारा 80 को। तो धारा 80 में कहा गया कि यदि कोई न्यायालय के सामने साक्ष्य रिकॉर्ड किया गया, या किसी ऐसे अधिकारी के सामने साक्ष्य रिकॉर्ड किया गया है जो विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है, ए रिकॉर्ड आर मेमोरेंडम ऑफ द एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग आर बिफोर एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस। न्यायालय की किसी कार्यवाही में न्यायालय के सामने साक्ष्य रिकॉर्ड किया गया, या किसी विधि द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के समक्ष साक्ष्य रिकॉर्ड किया गया, और आपने ऐसा रिकॉर्ड या ऐसे साक्ष्य का मेमोरेंडम न्यायालय के सामने पेश कर दिया। तो दस्तावेज पहचान लीजिएगा कि कौन सा दस्तावेज आप 80 के तहत प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा कहता है या आपने ऐसी एविडेंस के किसी भाग को प्रस्तुत किया है। 10 गवाहों का एविडेंस हुआ था और आपने किसी एक गवाह का एक हिस्सा एविडेंस का प्रस्तुत कर दिया, या आपने कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट, किसी अभियुक्त का कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट जो धारा 164 के तहत लिखा गया था, या आपने उसका स्टेटमेंट जो 164 के तहत सामान्य स्टेटमेंट लिखा जाता है वो प्रस्तुत किया है। तो दस्तावेज आप कौन सा प्रस्तुत कर रहे हैं ये पहचान ले पहले। तो या तो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, या न्यायालय के समक्ष जुडिशियल कार्यवाही में लेख की गई साक्ष्य का कोई मेमोरेंडम है, या साक्ष्य का कोई रिकॉर्ड है, या साक्ष्य का कोई भाग है। ये चीजें आपने कोर्ट के सामने पेश कर दी। अब कोर्ट धारा 80 कहती है कि कोर्ट को प्रिजम्पशन करना पड़ेगा। सेल प्रिज्यूम शब्द का उपयोग है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, और जहां सेल प्रिज्यूम है वहां कोर्ट के लिए बाध्यकारी है कि यदि ऐसी कोई दस्तावेज प्रस्तुत हुई है तो कोर्ट प्रिजम्पशन करे। तो कोर्ट प्रिजम्पशन करेगी क्या? तो पहला प्रिजम्पशन कोर्ट को यह करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट मेरे सामने पेश हुआ है ये जेन्युइन है, ये असली है। दूसरा कि जिन परिस्थितियों में इस डॉक्यूमेंट का लिखा जाना कहा जा रहा है वो परिस्थितियां वास्तव में थी। पहले डॉक्यूमेंट के असली होने की उदाहरणा कर ली, और जब हम 164 की बात करेंगे आएंगे तो देखेंगे वहां पर कुछ परिस्थितियां भी मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करनी पड़ती। तो धारा 80 उन परिस्थितियों का भी प्रिजम्पशन कर लेता है। और तीसरा कहता है कि जो ये एविडेंस ली गई है या जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है ये सम्यक रूप से रिकॉर्ड किया गया, ड्यूली रिकॉर्ड है। तो 3 प्रिजम्पशन किया कोर्ट ने। धारा 80 3 प्रिजम्पशन करने के लिए कहती है। पहली की उस दस्तावेज की जो कोर्ट के सामने पेश हुआ है यदि वो धारा 80 में बताया गया दस्तावेज है तो वो असली है। दूसरा प्रिजम्पशन कोर्ट को करना है कि जिन परिस्थितियों में उस दस्तावेज को तैयार किया कहा जाना जा रहा है वो परिस्थितियां वास्तव में थी। और तीसरा कि ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है या जो एविडेंस रिकॉर्ड की गई है ये ड्यूली रिकॉर्ड की गई। 3 प्रिजम्पशन अदालत को करने। तो धारा 80 सेल प्रिज्यूम की बात करती है और जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड किए गए कन्फेशन स्टेटमेंट की बात करती है, और प्रिजम्पशन की बात करती है कि उसका असली होना, उन परिस्थितियों का अस्तित्व होना जिन परिस्थितियों में लिखा जाना कहा जा रहा है, और तीसरा कि इस रिकॉर्ड करते समय ड्यूली रिकॉर्ड किया गया था, इसकी वो उदाहरणा करेगी। हमने धारा 26 एविडेंस एक्ट पढ़ी और धारा 164 सीआरपीसी पढ़ी। धारा 26 कहती है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आप यदि कोई संस्वीकृत करते हैं तो वो प्रॉपर संस्वीकृति है और उसको अभियुक्त के खिलाफ उपयोग में लिया जा सकता है। पर धारा 164 बहुत सारी औपचारिकताएं मजिस्ट्रेट के लिए बता देती है कि जब आपके सामने कोई अभियुक्त आता है और कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, कन्फेशन करता है, तो आपको पहले यह तय करना है कि क्या ये स्वेच्छापूर्वक स्टेटमेंट दे रहा है, और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रयास को एक टीप के माध्यम से लिखें। तो धारा 80 कहती है जब कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में पेश हो गई तो धारा 80 का प्रिजम्पशन आ जाता है। और प्रिजम्पशन क्या कर देता है कि जिस अदालत में पेश किया गया है 164 का रिकॉर्ड, वो अदालत प्रिजम्पशन करेगी कि ये 164 का स्टेटमेंट उन परिस्थितियों में लिखा गया है जिन परिस्थितियों में लिखा जाना इसका दर्शित हो रहा है।
दूसरा कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट ड्यूली रिकॉर्ड किया गया, और तीसरा कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट जेन्युइन है। तीन अवधारणाएं कर ली। इसी तरह जब आप 33 के एविडेंस एक्ट की बात करें कि किसी जुडिशियल कार्यवाही में लिखा गया एविडेंस, यदि अपोनेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका था और विटनेस मर गया है, मिल नहीं सकता या खर्चीला हो गया है, तो आप उसको 33 के तहत प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए कहीं पर आप 33 का अवलंब लेते हैं और कोई स्टेटमेंट किसी दूसरे न्यायालय में रिकॉर्ड किया गया पेश करते हैं, तो भी धारा 80 का प्रिजम्पशन वहां पर भी आ जाता है और आपको मदद मिलती है कि वो स्टेटमेंट जो दूसरी अदालत का है, जेन्युइन है, ड्यूली रिकॉर्ड किया गया है, और जिन परिस्थितियों में रिकॉर्ड करना कहा जा रहा है उन परिस्थितियों का अस्तित्व था। तो धारा 80 का प्रिजम्पशन ये बात करता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रिजम्पशन है, पहले उन पर बात कर लेंगे जो कम महत्वपूर्ण है और उपयोग में नहीं आते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और जब आप प्रैक्टिकली काम करें तो वहां भी उपयोग में नहीं आते, उनकी बात कम करेंगे। फिर बात करें 83 और 87 की। दूसरा प्रिजम्पशन 83 और 87 में मिलता है। हमने धारा 36 पढ़ी थी। धारा 36 में दो पार्ट आपने पढ़े थे। एक पार्ट पढ़ा था कि कोई ऐसा मैप है या कोई ऐसा चार्ट है, उस चार्ट और मैप को किसी भी व्यक्ति ने बनाया और उसके बाद उसने कहां प्रस्तुत कर दिया, उसको पब्लिश कर दिया, पब्लिक स्क्रूटनी के लिए प्रस्तुत कर दिया। मैप चार्ट्स जनरली ऑफर फॉर द पब्लिक सेल। दूसरा हिस्सा धारा 36 का कहता था कि मैप्स आर प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। धारा 36 में दो पार्ट थे। एक पार्ट जो प्राइवेट लोग तैयार करते थे और उसको पब्लिक स्क्रूटनी के लिए पब्लिश कर देते थे, उसकी बात करता है, और दूसरा पार्ट करता है ऐसे मैप्स की और ऐसे प्लान्स की जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी द्वारा तैयार किए गए। इन दोनों के बारे में प्रिजम्पशन मिलता है हमको 83 में और 87 में। तो धारा 83 जो बात करती है वो किसकी बात करती है? धारा 36 के सेकंड पार्ट की। धारा 36 का सेकंड पार्ट क्या है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी के माध्यम से, गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने कोई मैप्स तैयार किया है या कोई प्लान्स तैयार किया है, उस प्लान या मैप के बारे में 83 कहती है कि कोर्ट को प्रिजम्पशन करना पड़ेगा। क्या प्रिजम्पशन करना पड़ेगा? दो चीजों का, एक सोर्स का और दूसरा उसकी एक्यूरेसी का। धारा 36 में दो पार्ट है, जो दूसरा वाला पार्ट है उसके संबंध में प्रिजम्पशन हो रहा है 83 में। और किस बात का प्रिजम्पशन हो रहा है? यदि अदालत के सामने कोई ऐसा मैप प्रस्तुत कर दिया गया है जिसको कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अथॉरिटी से तैयार किया गया, उस मैप के बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन करेगी। क्या प्रिजम्पशन करेगी? दो चीजों का, कि एक तो इसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने तैयार किया, उसका सोर्स, और दूसरा कि उसकी एक्यूरेसी, कि ये शुद्ध है। 36 के सेकंड पार्ट का प्रिजम्पशन है 83 में कि यदि कोई मैप या प्लान्स प्रस्तुत हो गया कोर्ट के सामने और कहा जा रहा है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अधीन तैयार किया गया है, तो धारा 83 कहती है सेल प्रिज्यूम, यहां पर बाध्यकारी है अदालत के लिए, जिस अदालत में ऐसा मैप या प्लान्स प्रस्तुत हुआ, कि आपको दो चीजों का प्रिजम्पशन करना पड़ेगा। पहला कि ऐसा मैप या प्लान गवर्नमेंट ने तैयार किया है, सोर्स के बारे में प्रिजम्पशन हो गया, और दूसरा उसकी एक्यूरेसी के बारे में भी प्रिजम्पशन हो गया कि ये एक्यूरेट है, शुद्ध है। दो प्रिजम्पशन करने हैं। पर जो 83 का दूसरा हिस्सा है वो कहता है कि यदि ऐसे मैप्स को या प्लान्स को किसी विशेष पर्पज के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने तैयार किया है, तब हम उसकी एक्यूरेसी की प्रिजम्पशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये प्रिजम्पशन करेंगे कि हाँ, तैयार केंद्र सरकार राज्य सरकार ने किया है, पर वो एक्यूरेट है या नहीं है, इसका प्रिजम्पशन करने से 83 रोक देती है। ऐसा कब मिलेगा आपको? मान लीजिए कि दो स्टेटों के बीच विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, किसी सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। तो मान लीजिए राजस्थान और बंगाल के बीच विवाद चल रहा है, राजस्थान के बीच और मध्य प्रदेश के बीच मान लें कि विवाद चल रहा है, दोनों की सीमाएं मिलती हैं। तो दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से नक्शे प्रस्तुत कर दिए, तैयार करके। तो 83 कहती है कि यहां पर जो नक्शा तैयार हुआ है, दोनों सरकारों ने एक विशेष पर्पज के लिए तैयार किया है, और जब विशेष पर्पज के लिए तैयार किया है तो 83 कहती है कि वहां पर हम एक्यूरेसी का प्रिजम्पशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस बात का प्रिजम्पशन करेंगे कि राज्य सरकार, ये राजस्थान ने तैयार किया है और ये मध्य प्रदेश ने तैयार किया है, उसकी एक्यूरेसी का प्रिजम्पशन नहीं करना। कब? जबकि वो विशेष पर्पज के लिए तैयार किया गया। यदि सरकारों ने बिना किसी पर्पज के तैयार किया है, सिर्फ लोगों की जानकारी के लिए तैयार किया है, वहां पर हम एक्यूरेसी का भी प्रिजम्पशन करेंगे और सोर्स का भी प्रिजम्पशन करेंगे। अब आ जाते हैं 36 के फर्स्ट पार्ट में और धारा 87 में, 87 में। 36 का फर्स्ट पार्ट कहता है
कि कोई मैप या कोई चार्ट जो जनरली ऑफर फॉर पब्लिक सेल किसी ने तैयार किया, किसी प्राइवेट संस्था ने तैयार किया है और उसके बाद उसने कहां कर दिया, पब्लिश कर दिया, पब्लिक सेल, जनरली ऑफर फॉर पब्लिक सेल, लोगों को उपलब्ध करा दिया। तो अब इसका जो प्रिजम्पशन होता है वो 87 के तहत होता है और यहां पर प्रिजम्पशन होता है मे प्रिज्यूम। 83 में सेल प्रिज्यूम हो रहा था और यहां पर होगा मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम में क्या क्या, मे प्रिज्यूम में क्या प्रिजम्पशन करेंगे, तो यहां पर सिर्फ ये प्रिजम्पशन करेंगे यदि कोर्ट के सामने कोई ऐसा मैप प्रस्तुत हुआ या कोई चार्ट प्रस्तुत हुआ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसा मैप है या ऐसा चार्ट है जो कि जनरली पब्लिक सेल के लिए उपलब्ध था। तो 87 कहती है कि आप ये प्रिजम्पशन कर सकते हैं 3 चीजों का, कि इसका ऑथर कौन है, किसने तैयार किया है, कब पब्लिश किया है और किस स्थान पर पब्लिश किया। 3 चीजों का आप प्रिजम्पशन कर सकते हैं, करेंगे नहीं, कर सकते, अदालत कर सकती है। तो 3 चीजों का ध्यान रखें, ऑथरशिप का, उसके प्रकाशन के समय का और उसके प्रकाशन के स्थान का। 3 चीजों का आप प्रिजम्पशन कर सकते हैं, अदालतें कर सकती है। मैं प्रिज्यूम मतलब तथ्य की उदाहरणा है, अदालत का विवेक है करे या ना करे, पर जहां सेल प्रिज्यूम होता है वहां अदालत के लिए बाध्यकारी हो जाता है कि आपको प्रिजम्पशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कमजोर प्रकृति का है, जो पब्लिक ऑफर फॉर जनरल सेल है, उस तरह का मैप है या उस तरह का चार्ट है, तो वो थोड़ा सा कम प्रभावशाली है। कोर्ट उसके बारे में विवेक है कोर्ट का कि प्रिजम्पशन करे या ना करे। अब जो प्रिजम्पशन है वो भी देखिए यहां पर सोर्स के बारे में सिर्फ कर रहा है, एक्यूरेसी के बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं हो रहा। वहां पर जब गवर्नमेंट अथॉरिटी के माध्यम से पब्लिश हो रही थी चीजें तो एक्यूरेसी का भी प्रिजम्पशन कर रहे थे हम और सोर्स का भी कर रहे थे। पर जब हम सिर्फ पब्लिक सेल के लिए वाला मैप प्रस्तुत करते हैं तो उसके पीछे बल कम होता है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी का बल नहीं होता है, तो सिर्फ हम उसके बारे में 3 प्रिजम्पशन करते हैं कि ये इस पब्लिशर ने पब्लिश किया है, ऑथर कौन है इसका, इसने कब पब्लिश किया है और किस स्थान पर पब्लिश किया है। The court may presume that any book to which it may be refer for information on matter of public or general interest, वही जो आपने 36 में पढ़ी, ऐसी कोई किताब है या ऐसा कोई नक्शा है, and that any published map or chart the statement of which are relevant facts, relevant fact के बारे में कुछ वो तथ्य धारण करता है ऐसा मैप या चार्ट, is produced for the inspection was written and published, ये प्रिजम्पशन है कि was written and published by the person and the time and the place by whom at which it purport to have been written or published। तो 2 ही चीजें, ऑथरशिप का प्रिजम्पशन कर रहे हैं और ये प्रिजम्पशन कर रहे हैं कि इस ऑथर ने इस किताब को तब इस दिनांक को इस स्थान पर पब्लिश किया था। तो ये धारा 83, 87 और धारा 36 को एक साथ पढ़ें। अब आ जाते हैं आगे चलते हैं, जो अगला हमारा जो प्रिजम्पशन का भाग मिलता है वो फॉरेन लॉ के बारे में। यदि आपको किसी फॉरेन लॉ के बारे में राय बनानी है, फॉरेन लॉ के बारे में कोई सबूत प्रस्तुत करना है, तो फॉरेन लॉ को आप कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो धारा 88 देख लें, सेक्शन 88, सेक्शन 88 नहीं, सेक्शन 86, सेक्शन 84 विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा। जब फॉरेन लॉ के बारे में आपको राय बनानी होती है तो एक हमें विकल्प मिलता था, आपको विकल्प मिलता है धारा 57। धारा 57 क्या कहती है कि जो भारत देश की टेरिटरी के अंतर्गत विधियां हैं उन विधियों के बारे में तो न्यायालय को जुडिशियल नोटिस लेनी है, न्यायिक अपेक्षा करनी है। तो आपको भारतीय विधि स्थापित करने का कोई काम नहीं पड़ेगा अदालतों में कि आप स्थापित करें कि आईपीसी की धारा 56 में ये लिखा हुआ है, आप स्थापित करें कि 302, 299 और 300 की परिभाषा में आपराधिक मानववध या हत्या परिभाषित। आपको ये बोझ कभी ढोना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धारा 57 कहती है कि जो भारत की टेरिटरी के भीतर लागू विधियां हैं उनके बारे में न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेगा, वो आपको कोई जिम्मेदारी नहीं कि आप उसको साबित करें। पर जो विदेश की विधियां हैं उनके बारे में आपका दायित्व रहेगा, और विदेश की विधियों को हम फैक्ट की तरह डील करते हैं, लॉ की तरह डील नहीं करते, वो फैक्ट की तरह होती है। तो जब मान लीजिए कि आपको किसी विदेश की विधि के बारे में समझना है तो हम क्या करते हैं कि धारा 38 हमें विकल्प देती है कि हम ऐसी विधियों की जो उस देश के प्राधिकार से प्रकाशित पुस्तकें हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं कोर्ट के सामने। धारा 38 विकल्प देती है, जब आपको विदेशी विधि को साबित करना होता है तो आपको विकल्प मिलता है धारा 38 में। धारा 38 आपको ये मौका देती है कि आप ऐसी सरकार के जिस देश की विधि है उस सरकार के प्राधिकार से प्रकाशित विधि पुस्तक को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें और उस विधि पुस्तक
को हम साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। धारा 38 कहती है। अब इसी का अगला क्रम मिलता है हमें धारा 84 में, कि जो आपने ये पुस्तक पेश कर दी है धारा 38 के तहत विदेशी विधि के बारे में। तो धारा 84 कहती है कि ऐसी न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का जिसका किसी देश की, भारत देश की बात नहीं कर रहा, जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित और प्रकाशित होना है, उसमें उस देश की कोई विधि अंतर्विष्ट है। फॉरेन लॉ की बात हो रही है, भारत की विधि को आपको कोई जरूरत नहीं कि आप इसको एस्टेब्लिश करें, कोर्ट प्रिजम्पशन करेगी। पर जब दूसरे देश की विधि की बात आती है तो वो तथ्य की तरह रहता है, और जब तथ्य की तरह है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उसको साबित करना पड़ेगा। तो 38 के तहत जो आपने पुस्तक प्रस्तुत की है न्यायालय के सामने, उसके बारे में धारा 84 प्रिजम्पशन तैयार कर देती है कि न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का ये मानेगा कि जिसमें उस देश के न्यायालयों के विनिश्चयों की रिपोर्टें अंतर्विष्ट हैं, असली हैं, जो सरकार के प्राधिकार से प्रकाशित हैं, विधि हैं। जैसे अपने यहाँ कई सारे पब्लिशर हैं, उनको गवर्नमेंट ने मान्यता दी है कि आप विधि पुस्तकें छाप सकते हैं या आप न्यायालयों के निर्णयों की रिपोर्ट छाप सकते हैं। तो जब हमें विदेशी विधि के बारे में बात करनी होगी तो हमें उस देश की सरकार के द्वारा प्राधिकृत विदेशी विधियों या विदेशी न्यायालयों के रिपोर्टों के विनिश्चय, न्यायालयों के विनिश्चयों की रिपोर्ट तैयार करने वाली पुस्तकों के बारे में धारा 84 के तहत प्रिजम्पशन करना है न्यायालयों को। यदि आपने ऑस्ट्रेलिया का कोई कानून स्थापित करना है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उस कानून को छापने का किसी पब्लिशर को अधिकार दे रखा है और उस पब्लिशर ने वो कानून छापा है, तो आप 38 के तहत वो पुस्तक प्रस्तुत करेंगे और धारा 84 के तहत न्यायालय उसके असली होने के बारे में प्रिजम्पशन करेगा। तो विदेशी विधि के बारे में यहां पर हमें स्थापित करने में थोड़ा सा मदद मिलती है। एक तरीका और विदेशी विधि के बारे में, वो है धारा 45 कि आप उसके बारे में एक्सपर्ट भी बुला सकते हैं। एक तरीका और है जो धारा 60 है कि आप वहां भी पुस्तकें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो विदेशी विधि को स्थापित करने के जो तरीके हैं वो आप एक साथ लिख लें, धारा 38, धारा 84, जो आपकी धारा 60 और धारा 45, वहां पर आप विदेशी विधि को इन तरीकों से स्थापित कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मुख्तारनामे की, धारा 85 85 बात कर लेते हैं। तो पहले ये जान लें कि मुख्तारनामा होता क्या है। मुख्तारनामा क्या होता है पहले ये जानिए। मुख्तारनामे को परिभाषित किया गया है आपके इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की का सेक्शन 221, 2 ब्रैकेट में 21 सेक्शन वाला जो परिभाषा खंड होता है धारा 2 हर अधिनियम में। तो इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 2 है, उसका खंड 21 आपके पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको आप अमूमन जानते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी को परिभाषित करता है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी में कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, एक व्यक्ति भी पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित कर सकता है, या कई व्यक्ति भी, यदि उनके पास एक टीम है या फर्म है तो वो कई लोग भी मिलकर पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी विशिष्ट व्यक्ति को ये अधिकार दे देते हैं कि तुम मेरी ओर से काम करो। ठीक, यही होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी इंक्लूड एन इंस्ट्रूमेंट empowering a specified person to act for and in the name of the person executing it। जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित कर रहा है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति को यह प्राधिकार दे देता है पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से कि तुम मेरी ओर से, मेरे नाम से काम करो। इसी को शॉर्ट नेम POA कहें। तो धारा 85 इसी मुख्तारनामा की बात करती है, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में प्रिजम्पशन करती है। पावर ऑफ अटॉर्नी जनरली किसके सामने निष्पादित होते हैं? धारा 85 ये भी बताती है कि नोटरी पब्लिक, एनी कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, इंडियन काउंसिल, वाइस काउंसिल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके सामने पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित होती है स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के तहत। अब तो धारा 85 कहती है यदि कोई आपने पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दी और आप कोर्ट को यह बता रहे हैं कि ये इस नोटरी के सामने निष्पादित की गई थी और इसको फिर इस नोटरी ने ऑथेंटिकेट किया था, इस पर अपना प्राधिकार लगाया था, यदि इतना आप कोर्ट को दर्शित कर देते हैं, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करते हैं और ये कह देते हैं कोर्ट से कि ये इस फला नोटरी ने निष्पादित की थी, फला जज के सामने निष्पादित हुई थी और फला जज ने इस पर अपना प्राधिकार अथॉरिटी लगाई थी, यदि आप इतना दिखा देते हैं तो कोर्ट फिर दोनों चीज का प्रिजम्पशन कर लेता है। प्रिजम्पशन कर लेता है कोर्ट कि ऐसा एग्जीक्यूशन हुआ था और ऐसा ऑथेंटिफिकेशन भी हुआ था। यदि आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करें जिस पर किसी नोटरी का सील या ठप्पा लगा हुआ है और
उस पर नोटरी के दस्तखत हैं। तो आप अटेस्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा गंभीर काम होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। अटेस्टेशन में क्या कर रहे थे, आप सिर्फ दस्तखत देख रहे थे। जो हमने धारा 3 टीपीए पढ़ी थी, अटेस्टेशन की बात हुई थी, तो वहां पर आप सिर्फ इस बात के साक्षी थे कि हाँ मेरे सामने इस ट्रांजैक्शन के पक्षकारों ने दस्तखत किए, सिर्फ इस बात के थे। पर जो यहां पर नोटरी होता है वो सिर्फ दस्तखत का गवाह नहीं होता है, वो एग्जीक्यूशन का गवाह होता है कि हाँ मेरे सामने इन दो व्यक्तियों ने यह संव्यवहार निष्पादित किया था, और फिर उसको ऑथेंटिफिकेट करता है। तो अटेस्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा ग्रेविटी होती है पावर ऑफ अटॉर्नी की, मुख्तारनामे की, नोटरी की। और धारा 85 कहती है कि जो ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत की है आपने, उस पावर ऑफ अटॉर्नी के सम्यक निष्पादन का और सम्यक रूप से प्रमाणीकरण का धारा 85 कहती है अदालतों को अवधारणा करनी पड़ेगी। धारा 88 आ जाए। धारा 88 बात करती है टेलीग्राफिक मैसेज की बात करती है। किस बात की उपधारणा है और टेलीग्राफिक मैसेज के बारे में क्या उपधारणा है, यह थोड़ा सा समझ लें। टेलीग्राफिक मैसेज क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान आपने कोई मैसेज भेज दिया। अब यदि आप कोर्ट के सामने इतना साबित कर देते हैं कि यह मैसेज ए नामक स्थान से भेजा गया था और बी नामक स्थान पर पहुंच गया, तो कोर्ट यह प्रजम्पशन कर लेती है कि जो मैसेज बी नामक स्थान पर पहुंचा है वो ठीक वही मैसेज है जो ए नामक स्थान से भेजा गया था। समरूपता के बारे में, मैसेज की समरूपता के बारे में कि दोनों मैसेज सेम है, इस बारे में प्रजम्पशन करने का विकल्प देती है 88। उपधारित कर सकेगा मैं प्रोज्यूम है, कोई बाध्यता नहीं है कोर्ट के ऊपर, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो दो चीजें होनी चाहिए, आपने ये दर्शित कर दिया है कि ए स्थान से बी स्थान मैसेज भेजा गया था, ए स्थान से बी स्थान मैसेज पहुंच गया है। तो अब आप क्या करेंगे, कोर्ट को ये प्रजम्पशन कर सकती है कोर्ट कि जो बी स्थान मैसेज पहुंचा है वो वही मैसेज है जो ए स्थान से भेजा गया था। एक बार लैंग्वेज देख लें, यदि आप उसको विचार को समझ जाएं तो लैंग्वेज फिर थोड़ी सी आसानी से समझ में आती है। न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई संदेश जो किसी तार घर से उस व्यक्ति को भेजा गया है जिसे ऐसे संदेश का संबोधित होना तात्पर्य है। आप बी स्थान पर रामलाल को मैसेज भेज रहे थे और यह बता दिया गया कि उस व्यक्ति को रामलाल को मैसेज भेजा गया, तो कोर्ट यह प्रजम्पशन कर सकती है कि जो मैसेज बी स्थान पर रामलाल के पास पहुंचा है वो उस मैसेज के समरूप है जो भेजे जाने के लिए उस कार्यालय से जहां से संदेश पारित किया गया था तात्पर्य थे। आपने ए स्थान से बी स्थान को मैसेज भेजा था, तो धारा 88 कहती है कि आप ऐसा प्रजम्पशन कर सकते हैं कि जो मैसेज ए स्थान से भेजा गया था वही मैसेज बी स्थान पहुंचा है। पर धारा 88 एक प्रजम्पशन को रोक देती है कि हम उस व्यक्ति के बारे में कोई प्रजम्पशन नहीं करते हैं कि ए ने, श्यामलाल ने रामलाल को मैसेज भेजा था, हम उस व्यक्ति के बारे में कोई प्रजम्पशन नहीं करते। हम मैसेज की समरूपता के बारे में प्रजम्पशन करते हैं, पर ऐसा कोई प्रजम्पशन नहीं करते हैं कि जो ए स्थान से मैसेज श्यामलाल ने ही भेजा था। व्यक्ति के बारे में प्रजम्पशन नहीं है, किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसने संदेश पारित किए जाने के लिए परिदत्त किया था कोई उपधारणा नहीं करेगा। इसके पीछे वाले हिस्से से कई बार प्रश्न पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा उपधारणा किस बात की है कि दोनों मैसेज समरूप थे, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कोई उपधारणा नहीं की जा रही है कि हाँ इसी व्यक्ति ने मैसेज भेजा था, इसी व्यक्ति ने पोस्ट ऑफिस में, डाक विभाग में ऐसा मैसेज दिया था, टेलीग्राफ का मैसेज दिया था। व्यक्ति के बारे में कोई उपधारणा नहीं है, सिर्फ मैसेज के बारे में उपधारणा है। 89 की बात करें, 89 हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी जब हम 65 पढ़ रहे थे, तब बात हुई थी। हमने पढ़ा था 65A कि आप सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं, कब, जबकि आपके पोजीशन में प्राइमरी एविडेंस नहीं है। 65A आपको यह विकल्प देता था, पर उसके साथ यह शर्त लगाता था कि आपको पहले सामने वाले पक्षकार को 66 का नोटिस देना पड़ेगा, और सामने वाला पक्षकार जब 66 के नोटिस का पालन नहीं करता है तब 65 का पार्ट ए आपको यह लागू करता है कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने नोटिस प्राप्त होने के बाद भी कोर्ट के सामने वो मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और उस मूल दस्तावेज के प्रस्तुत ना होने के कारण 65A के तहत सेकेंडरी एविडेंस अलाउ हो गया, उस सेकेंडरी मूल दस्तावेज के बारे में प्रजम्पशन किया जाएगा। कई बार होता है कि कानून कहता है कि किसी दस्तावेज का सम्यक निष्पादन तब होगा, ड्यू एग्जीक्यूशन तब होगा, जबकि आप उसको अटेस्ट कराएं, स्टाम्पित कराएं
या एक पर्टिकुलर मैनर में तैयार करें। ठीक। और मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट इस तरह से तैयार नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट कानून की अपेक्षा करती है कि ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए, पर कोई डॉक्यूमेंट इस तरह से तैयार नहीं था। एक पक्षकार उसी डॉक्यूमेंट पर रिलाई करके वाद ले आया। अब उसने दूसरे को नोटिस दिया, दूसरे एडवर्स पार्टी को, कि आप इसका मूल प्रस्तुत करें, और उस एडवर्स पार्टी ने मूल प्रस्तुत नहीं किया। यदि वो एडवर्स पार्टी मूल प्रस्तुत कर देती तो फायदे में रहती, वो बताती कि ये जो वाद लाया है, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर लाया है, ये प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं है, प्रॉपर स्टाम्प नहीं है, प्रॉपर रजिस्ट्रीकृत नहीं, वो फायदे में रहता। पर उसने बदमाशी की कि तुम डुप्लीकेट लेके चले आए हो, उसी के आधार पर लड़ रहे हो, हम क्यों ओरिजिनल पेश करें, और उसने पेश नहीं किया तो 89 उसका नुकसान कर देती है। 89 कहती है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस। 66 में सामने वाले पक्षकार ने कॉल्ड किया था, आपसे कहा था कि आप प्रस्तुत कर दें, और आपने प्रस्तुत नहीं किया। आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस, नोटिस के बाद भी आपने प्रोड्यूस नहीं किया, तो कोर्ट अब उस ना प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के बारे में प्रिजम्पशन करेगी कि वाज अटेस्टेड, स्टाम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब सामने वाला पक्षकार परेशान हो गया, जो बदमाशी कर रहा था, मूल दबा के रखा था, क्योंकि 89 उसको मूल के बारे में प्रिजम्पशन कर लेती है। अब वो मूल प्रस्तुत भी करना चाहे। एक बार आपको नोटिस दी गई थी, आपने नहीं प्रस्तुत की, तो वाद लाने वाले पक्षकार ने सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर दिया, 65A ने उसको अलाउ कर दिया। अब 89 का प्रिजम्पशन हो गया मूल के बारे में कि ड्यूली एग्जीक्यूटेड था, ड्यूली स्टाम्पेड था, और ड्यू मैनर से निष्पादित किया गया था। ये प्रिजम्पशन हो गया। अब वो लेके चला आ रहा मूल, नहीं साहब ये गलत प्रिजम्पशन हो रहा हमारे खिलाफ, ये देखिए मूल हमारे पास है। तब फिर 164 एविडेंस एक्ट आ जाती है, और 164 एविडेंस एक्ट क्या कहती है कि जब आपको मौका मिला था और आपने प्रस्तुत नहीं किया, तो फिर आप उसको लेटर स्टेज पर प्रस्तुत बिना कोर्ट की अनुमति के या सामने वाले पक्षकार की सहमति के नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों को एक साथ पढ़ें कि 89 जो आपका 65A, 66 और 164, तो एक विचार के रूप में चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि कैसे बदमाशी नहीं करना चाहिए यदि आपके पास मूल है और सामने वाले पक्षकार उसी दस्तावेज के आधार पर आपसे लड़ना चाहता है। तो आपके पास यदि मूल है और आपको पता है कि सामने वाला पक्षकार जिस दस्तावेज के आधार पर लड़ रहा है वो ना तो स्टाम्पित है, ना ही प्रॉपर एग्जीक्यूट है, और ना ही ड्यू मैनर से निष्पादित की गई है, तो और आपको फिर प्रस्तुत कर देना हुआ, उसको छिपाना नहीं है, क्योंकि आपने छिपाया तो 89 का प्रिजम्पशन हो जाएगा। दूसरा, कोर्ट उसको तुरंत अलाउ कर देगी कि आप 65A के तहत सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर दें। और तीसरा कि जब आप उसका मूल प्रस्तुत करना चाहेंगे रिवर्ट करने के लिए इस प्रिजम्पशन को, तो 164 आ जाता है, और 164 कहता है कि अब आप पेश नहीं कर पाएंगे। तो इसको ध्यान रखें 89 का प्रिजम्पशन, कि 89 के प्रिजम्पशन के लिए पर दो औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए। पहली औपचारिकता क्या है कि इश्यूएंस ऑफ नोटिस, आपको नोटिस मिला हो, एडवर्स पार्टी को नोटिस मिला हो, और नोटिस के पालन में वो ऐसा मूल प्रस्तुत करने में विफल रहा हो। यदि दो औपचारिकताएं पूरी नहीं होती तब 89 का प्रिजम्पशन नहीं होगा। तो नोटिस मिला हो और नोटिस के पालन में वो प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, तब 89 का प्रिजम्पशन होता है। अब आ जाते हैं धारा 90, धारा 90। धारा 90 का प्रिजम्पशन भी कमजोर तरह का प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम की बात होती है। जो प्रश्न आता है धारा 90 से, वो उसकी अवधि को कई बार पूछता है कि कितनी अवधि का दस्तावेज हो जाए तो उसके बारे में कोर्ट जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन कर सकता है। तो 30 साल ध्यान रखें, जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में ये अवधि घटकर 5 साल हो जाती है। जो प्रश्न आता है वो अमूमन यही आता है कि अवधि के बारे में पूछा जाता है। दोनों की अवधि ध्यान रखें, धारा 90 की और 90A की। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में 90A बात करती है, और जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने डॉक्यूमेंट की परिभाषा पढ़ी कि प्राइमरी या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, उनके बारे में यहां पर धारा 90 में बात हो रही। प्राइमरी की है, सेकेंडरी की नहीं हो रही बात। अब धारा 90 क्या कहती है? कई बार होता क्या है कि बहुत पुराना दस्तावेज हो गया। हम अभी पढ़ रहे थे कि यदि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है तो फिर 68 आपको परेशान कर लेती थी कि आपको वहां पर गवाह बुलाना पड़ेगा, गवाह मर गया है तब फिर उसके गवाह की अटेस्टर की दस्तखत पहचान कराइए, बड़ी समस्याएं होती थी। अब मान लीजिए बहुत पुराना दस्तावेज प्रस्तुत हो गया, 30 साल पुराना दस्तावेज है, 30 साल एक अवधि निश्चित कर दी गई है, पर विचार यह था कि इतना पुराना दस्तावेज यदि किसी व्यक्ति ने पेश किया है और हम उससे कहें कि इसके गवाहों को बुला लाओ, 30 साल पहले जो व्यक्ति फिट रहा होगा, हो सकता है जब अस्तित्व में ना हो, मर गया हो, उसकी स्मृति लोप हो गई हो,
उसको याददाश्त चली गई हो, और फिर भी हम कहें नहीं अटेस्ट हुआ है, तो आपको तो गवाह को बुला के लाना पड़ेगा, तो बड़ा अन्याय सा हो जाएगा उस पेश करने वाले पक्षकार के साथ। तो धारा 90 इसी को रिलैक्स करती है। यदि आप 30 साल पुराना दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं अदालत के सामने, तो उसके बारे में कुछ प्रिजम्पशन अदालत कर लेती है। विचार यही था कि पक्षकारों को इस समस्या से बचाया जाए, और अदालतों को भी कई बार ये उसको लग रहा है कि ये जेन्युइन है दस्तावेज, अदालत को लग रहा है कि जो मेरे सामने प्रस्तुत हुआ है, पर वो 68, 69, 71, 72 में फंसी हुई है अदालत कि प्रॉपर ये प्रूफ नहीं हो रहा। तो यहां पर 90 आपको कुछ रिलैक्सेशन दे देती है, पर 90 का फायदा पाने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। तो पहली शर्त है कि जो डॉक्यूमेंट है वो 30 साल पुराना होना चाहिए, आपको दिखाना पड़ेगा। ये तो आपको परपोज टू बी आर इज प्रूव्ड, पहले आपको ये दर्शित करना पड़ेगा या ये दिखाना पड़ेगा कि ये दस्तावेज 30 साल पुराना, ऐसे नहीं कोर्ट प्रिजम्पशन कर लेगी, पहले आपको 30 साल पुराना दस्तावेज स्थापित करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको क्या स्थापित करनी पड़ेगी कि ये जहां से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कस्टडी विच द कोर्ट कंसीडर टू बी प्रॉपर इन द पर्टिकुलर केस। जिस मामले में आप उस दस्तावेज को प्रस्तुत कर रहे हैं, पहले तो आपको 30 साल पुराना स्थापित करना है। दूसरा कि आपको कस्टडी के बारे में भी बताना है कि जिस व्यक्ति की कस्टडी से आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो इस मामले की परिस्थितियों में ठीक ठाक कस्टडी। तो 30 साल पुराना और कस्टडी, दो चीजें यदि आपने स्थापित कर दी तो फिर अदालत उस दस्तावेज के बारे में कुछ प्रिजम्पशन कर सकती है। और क्या क्या प्रिजम्पशन करेगी ये सेकंड पार्ट में हमें पता चलता है। हर दस्तावेज में हमें क्या साबित करना था, सिग्नेचर, उसके हस्तलेख, अटेस्टेशन या एग्जीक्यूशन, इतनी चीजें साबित करनी पड़ रही थी। तो अब आपने साबित कर दिया कि ये 30 साल पुराना दस्तावेज है, या अदालत को आपने भरोसा दिला दिया ये 30 साल पुराना दस्तावेज है, और आपने कस्टडी भी बता दी कि जिस व्यक्ति की कस्टडी में ये रहा है वो ठीक कस्टडी। तो अब अदालत चारों चीजों के बारे में प्रिजम्पशन कर सकती है कि हाँ, इस दस्तावेज पर जिस व्यक्ति के दस्तखत बने हुए कहे जा रहे हैं उसी के दस्तखत कर सकती है। ऐसे ही हैंड राइटिंग के बारे में कर सकती है कि हाँ, जिस व्यक्ति की हैंड राइटिंग में लिखा जाना कहा जा रहा है इस दस्तावेज को, उसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग में। या अटेस्टेशन के बारे में भी अदालत कर सकती है कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेड, इट वाज ड्यूली अटेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन बाय होम इट परपोर्ट टू बी अटेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। जिसके द्वारा अटेस्ट किया जाना या जिसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाना कहा जा रहा है उसके द्वारा अटेस्ट या एग्जीक्यूट किया गया था। चार ही चीजें दस्तावेज में हमें साबित करनी पड़ती, कहीं दस्तखत साबित कर रहे हैं, कहीं हस्तलेख साबित कर रहे हैं, कहीं अटेस्टेशन साबित कर रहे हैं और कहीं एग्जीक्यूशन साबित कर रहे हैं। तो चारों चीजों के बारे में धारा 90 प्रिजम्पशन का मौका देती है कोर्ट के पास। यदि आपने ये दर्शित कर दिया कि जो दस्तावेज आपने प्रस्तुत किया है कोर्ट के सामने वो 30 साल पुराना है और वो ठीक ठाक कस्टडी से प्रस्तुत किया गया। कस्टडी समझने के लिए हम अब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। जो एक्सप्लेनेशन है वो कस्टडी को स्पष्ट करता है। अब क्या विल के बारे में भी ऐसा होगा? तो ध्यान रखिएगा, विल के बारे में ऐसा नहीं होगा कि आपने 30 साल पुरानी विल प्रस्तुत कर दी। विल के बारे में ये नियम नहीं लगेगा प्रिजम्पशन वाला, क्योंकि भरपूर सिंह वर्सेस शमशेर सिंह, भरपूर सिंह वर्सेस शमशेर सिंह 2009 3 SCC 687, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो ये प्रिजम्पशन है 90 वाला, ये बिल के मामले में लागू नहीं होगा। बिल के मामले में आपको गवाह लाना ही लाना पड़ेगा, तो 90 का प्रिजम्पशन बिल पर नहीं मिलेगा। जो कस्टडी की बात करते हैं तो जो 90 का एक्सप्लेनेशन है वो कस्टडी को स्पष्ट करता है कि आपको कस्टडी भी बतानी पड़ेगी। तो कस्टडी में क्या क्या चीजें बतानी पड़ेंगी? तो दो तरह के कस्टडी की बात करता है जो 90 का एक्सप्लेनेशन है। एक नेचुरल कस्टडी की बात करता है और एक लेजिटिमेट ओरिजिन की बात करता है। नेचुरल कस्टडी की बात कैसे करता है ये देखें। जो एक्सप्लेनेशन कहता है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लेस एंड द केयर ऑफ ए पर्सन विथ होम दे वुड नेचुरली बी। उस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उस स्थान से प्रस्तुत किया गया है जहां पर इस दस्तावेज का स्वाभाविकतः होना कहा जाता है। मतलब उस मामले की परिस्थितियों में वो दस्तावेज स्वाभाविकतः उसके पास होना चाहिए था। तो इसको कह सकते हैं कि नेचुरल कस्टडी से भी प्रस्तुत किया गया है। आपको धारा 90 का लाभ लेने के लिए दो चीजें साबित करनी थी, एक तो दस्तावेज 30 साल पुराना है और दूसरा कस्टडी। तो आप साबित कर सकते हैं नेचुरल कस्टडी से प्रस्तुत किया गया। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ए ने अपनी जमीन बी को बेची, बी परचेजर हो गया, तो जो सेल डीड होगी वो अमूमन बी के पास होगी। बी ही रजिस्ट्री अपने पास रखता है और उसी के आधार पर फिर म्यूटेशन कराता है। तो उस
सेल डीड बी के पास है और बी के पास 30 साल रही और बाद में उसको वो प्रस्तुत करता है कोर्ट के सामने, तो हम मान सकते हैं कि हाँ नेचुरली वो सेल डीड बी के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर वो म्यूटेशन कराएगा बेचारा। ए ने तो बेच दिया, अब ए सेल डीड रख के क्या करेगा, नेचुरल है। अब मान लीजिए कि बी ने उस जमीन पर कर्ज ले लिया, बैंक में मॉर्गेज कर दी, तो वो सेल डीड कहां चली गई, बैंक चली गई। बैंक के पास भी नेचुरल है, 30 साल यदि बैंक के पास रही और बैंक ने प्रस्तुत किया तो नेचुरल पोजीशन। अब जो इसका दूसरा हिस्सा बात करता है वो लेजिटिमेट ओरिजिन की बात करता है। कैसे बात करता है, पहले आपने नेचुरल समझ लिया कि उस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई है, उस स्थान से प्रस्तुत की गई है जहां पर उसका स्वाभाविकता होना चाहिए था दस्तावेज का। दूसरा हिस्सा बात करता है द कस्टडी इज नॉट इम्प्रॉपर। यदि कस्टडी लेजिटिमेट ओरिजिन है तब भी इम्प्रॉपर नहीं होगी, मतलब ये बता रहा है कि लेजिटिमेट ओरिजिन भी आप बता सकते हैं। इट इज प्रूव्ड टू हैव हैड ए लेजिटिमेट ओरिजिन if the circumstances of the particular case are such as to render such as origin probable। लेजिटिमेट ओरिजिन यदि आप दर्शित कर पा रहे हैं और अदालत आपकी बात पर भरोसा कर ले रहा है उस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए और प्रोबेबल मानता है कि आपके पास ऐसा दस्तावेज होना चाहिए, लेजिटिमेट ओरिजिन। अब यहीं पर समझ लें कि यदि ए ने अपनी जमीन बी को बेची और बी ने वो मॉर्गेज रख दी और फिर बी का पुत्र आता है सी, बैंक के पास मॉर्गेज रख दी थी और मॉर्गेज की अवधि समाप्त हो गई तो वो फिर वापस सी के पास पहुंच गई, तो सी के पास नेचुरली वो दस्तावेज नहीं होनी चाहिए थी, पर उसका जो ओरिजिन उसकी कस्टडी है वो ओरिजिन उसकी लेजिटिमेट है। तो धारा 90 में यदि सी भी प्रस्तुत करे बी के मरने के बाद सी के पास प्रॉपर्टी जाएगी क्योंकि वो उसका उत्तराधिकारी है, तो लेजिटिमेट ओरिजिन यहां पर आ जाता है। तो धारा 90 लेजिटिमेट ओरिजिन आप स्थापित कर दें या नेचुरल कस्टडी स्थापित कर दें, दोनों को अपने दायरे में शामिल करती है और कहती है कि हम मानेंगे कि ये जो दस्तावेज है ये प्रॉपर साइन किया गया था, प्रॉपर एग्जीक्यूट किया गया था, अटेस्ट किया गया था, या जो परपोर्ट कर रहा है ये दस्तावेज कि इस व्यक्ति के हस्तलेख में है तो हम प्रिजम्पशन करेंगे कि इस व्यक्ति के हस्तलेख में है। धारा 90 इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात करती है कि यदि आपने कोई 5 साल पुराना प्रॉपर कस्टडी इस व्यक्ति के पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश किया है और उस पर किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बने हुए, तो कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसी सब्सक्राइबर के हैं जिसका बना होना इसमें कहा जा रहा। तो अवधि जरूर ध्यान रखिए 5 साल और 30 साल। बाकी के प्रावधान है इलेक्ट्रॉनिक प्रावधान है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रावधान है, तो हम अभी 65A B से संबंधित प्रावधान जब पढ़ेंगे तो उनको एक साथ एक कॉन्सेप्ट के रूप में